हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पेंशनर्स की आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आपको मंथली पेंशन मिलती है और उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल जाता है फॉर्म 16। अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है तो आप उससे अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है, आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, तो आप अपनी पासबुक से देख लीजिए आपको जो भी मंथली पेंशन रिसीव हो रही है वो सारी आप कैलकुलेट कर लीजिए मंथ वाइज, और जो आपकी 12 महीनों की पेंशन आएगी कैलकुलेट करके उससे आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। पेंशन के अमाउंट पर जो टीडीएस काटा जाता है वो भी अंडर सेक्शन 192 ही काटते हैं, जो कि सैलरी का सेक्शन है। और आईटीआर में भी हम पेंशन को वहीं पर शो करते हैं जहां पर कि हमें सैलरी शो करनी होती है। आईटीआर फाइल करते समय आपको सबसे पहले अपने फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर लेना है और 26AS को ही बेस मानकर आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे, क्योंकि कई बार मिसमैच भी हो जाता है। फॉर्म 26AS में आपकी अलग सैलरी दिख रही है और फॉर्म 16 में आपकी अलग सैलरी दिख रही है। यहाँ पर जो हमने केस कवर किया है वो इसी तरह का केस है, जहाँ पर कि फॉर्म 16 में अलग अमाउंट है और फॉर्म 26AS में अलग अमाउंट है। तो फॉर्म 26AS को हमेशा अपना बेस डॉक्यूमेंट, अपना मेन डॉक्यूमेंट मानकर चलिएगा। आपको जब भी अपना आईटीआर फाइल करना है वो आपको 26AS के अकॉर्डिंग फाइल करना है, फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग फाइल नहीं करना है। अगर आपकी पेंशन का अमाउंट या जो भी आप इनकम दिखा रहे हैं वो अमाउंट आपका 26AS से मैच नहीं करेगा तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों में बहुत ही फर्क है। ये वीडियो सिर्फ पेंशन वाले लोगों के लिए है। फैमिली पेंशन के लिए अलग ट्रीटमेंट है, अलग प्रोसेस होता है, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ वो दिखाएंगे जो कि आपको पेंशन रिसीव हो रही है, फैमिली पेंशन के लिए वीडियो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको फॉर्म 26AS डाउनलोड करना नहीं आता है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना फॉर्म 26AS आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं। सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 21-22, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। हमेशा स्टार्ट न्यू फाइलिंग से ही स्टार्ट करिएगा। इंडिविजुअल, कंटिन्यू। यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे पेंशनर्स के लिए। अगर आपको सिर्फ पेंशन मिल रही है और इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है एफडीआर से तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको रेंटल इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से और आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है तब आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। या अगर आपकी सैलरी के साथ साथ बिजनेस इनकम भी है तब आप आईटीआर 4 या आईटीआर 3 भी चूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट और सिर्फ पेंशन का अमाउंट है तो हम आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नीचे आके कंटिन्यू करेंगे। रिटर्न समरी पर आ गए हैं हम लोग और यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। इस बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी पूरी प्रोफाइल दिख रही है, आपका नेम, एड्रेस, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप पेंशनर्स सेलेक्ट करेंगे। जब आप जॉब में थे तब आप यहाँ पर जो भी कैटेगरी थी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सिलेक्ट करते थे। लेकिन अब आप जॉब में नहीं है, आप रिटायर्ड पर्सन है, तो आप यहाँ पर पेंशनर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्ट करना है कि आप न्यू रिजाइन में जाना चाहते हैं या आप ओल्ड रिजाइन में जाना चाहते हैं। न्यू रिजाइन में जाना है तो येस पर करेंगे और अगर ओल्ड रिजाइन में ही रहना चाहते हैं तो नो पर करेंगे। अगर आप येस करके न्यू रिजाइन में चले जाएंगे तो अगर आप कोई भी डिडक्शंस अपने आईटीआर में क्लेम करना चाहते हैं वो सब डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई भी 80C से लेकर के 80U में कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और आप उनका डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें मिलता है पेंशन के अमाउंट से 50,000 रुपीज़ का, वो भी नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को अंडर सेक्शन 80TTB जो हमें एफडीआर का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप बेहतर होगा कि ओल्ड रिजीम में ही रहें। तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स वेरीफाई करवानी है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी अकाउंट जिसमें कि आपको अपना रिफंड क्लेम करना है और जो भी अकाउंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर उसमें नॉट वैलिडेटेड लिखा हुआ आ रहा है तो पहले उसे वैलिडेट करिए। वैलिडेट पर भी हमारा वीडियो है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा।
तो पहले बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा रिफंड के लिए। तो जैसे हमारा ये अकाउंट यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वैलिडेटेड, और इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है रिफंड के लिए। इसके बाद नीचे आके इसे कंफर्म कर देंगे और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कंफर्म्ड हो गई। इसके बाद हम चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम पर, और यहाँ पर हमें अपनी सारी इनकम्स देनी है कि हमारा पेंशन का अमाउंट कितना है और हमारा एफडीआर का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। वो सब यहाँ पर 26 AS से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर इस केस में दिख रहा है 11,91,000 की ग्रॉस टोटल इनकम दिख रही है। इसको ओपन करते हैं। अब सबसे पहले सैलरी एग्जेम्पशंस पूछ रहा है, तो पेंशनर्स के केस में यहाँ पर कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं होते हैं। अगर आप जब जॉब में होते हैं तब आपको सैलरी से एग्जेम्पशन मिलते हैं, लेकिन पेंशन पर कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं होते हैं। तो इसे आप स्किप कर दीजिए और यहाँ पे सीधे कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड। अब आपको अपने फॉर्म 26 AS को ओपन कर लेना है और वहां से आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो ऑटो पॉपुलेट होकर सैलरी आ रही है वो सही है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पेंशन का अमाउंट दिख रहा है, सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, और ये पेंशन का अमाउंट है। अगर सैलरी का अमाउंट होता है तो भी हम यही लिखते हैं, और पेंशन का अमाउंट होता है तब भी हम यहीं पर लिखते हैं। तो ये जो अमाउंट है ये हमारा पेंशन का अमाउंट है। आइए देखते हैं कि 26 AS में कितना अमाउंट शो हो रहा है। तो ये है हमारा 26 AS फॉर्म, और यहाँ पर TDS डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 192। यहाँ पर आपको मिलता है अमाउंट पेड और क्रेडिटेड में आपकी पेंशन का अमाउंट, और ये है टोटल टैक्स डिडक्टेड, और ये है टोटल टैक्स डिपॉजिटेड। अब यहाँ से हमें टोटल करना होगा इस अमाउंट को। हमारी टोटल पेंशन का अमाउंट कितना है, यहाँ पर है 3,24,000 और यहाँ पर है 4,69,000। इसे हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर अमाउंट आता है 793,609, जो कि इस अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है। तो एक बार हम इनका फॉर्म 16 भी देख लेते हैं, उसमें क्या फिगर दी गई है। फॉर्म 16 देखेंगे तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ 3,32,000 का अमाउंट दिया गया है, जबकि फॉर्म 26 AS में 7,93,000 का अमाउंट है, और जो ITR में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है 8 लाख का अमाउंट। अब यहाँ पे तीनों अमाउंट डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा अमाउंट देंगे। यहाँ पर हमें फॉर्म 26 AS को ही बेस मान के चलना है। अगर आप ये कंफर्म है कि जो यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सही है तो आप इसे रहने दीजिए, लेकिन अगर ये अमाउंट आपके फॉर्म 26 AS से मैच नहीं कर रहा है, या फिर आप कंफर्म नहीं है कि ये अमाउंट सही है या नहीं, तो आप इसे डिलीट करके यहाँ पर फॉर्म 26 AS का अमाउंट डाल सकते हैं 793,609। इसे हमने एडिट कर दिया। यहाँ पर वार्निंग आ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 50,000 अमाउंट यहाँ से लेस हो गया है, और आपकी सैलरी और आपकी पेंशन का अमाउंट यहाँ पर आ गया है, जिनकी यहाँ पर सेव कर देंगे। अमाउंट हमारा यहाँ पर सेव हो गया है पेंशन का। अब हमें जाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जहाँ पर कि हम FD का इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो FD का इंटरेस्ट भी यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। इसे सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो इस बॉक्स में यहाँ पे टिक लगाएंगे और एडिट पर क्लिक करेंगे। अब ये जो अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है इसे आपको अपने फॉर्म 26 AS से चेक कर लेना है एक बार। फॉर्म 26 AS में ये आपको मिलेगा 194A के अंदर। 194A का टोटल कर लीजिए, जितना भी आपको टोटल यहाँ पर इंटरेस्ट दिख रहा है। अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड 4,39,875, और हमारे ITR में भी इतना ही अमाउंट हमें दिख रहा है 4,39,875। ये ठीक है, तो हम इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट FDRs का ये भी सेव हो गया 4,39,000, और हमारी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम, वो आ जाती है 11,83,484 की। इसके बाद हम नीचे जाके इसे कंफर्म कर देंगे। रिटर्न समरी पर वापस आ गए हैं, और यहाँ पर अगर आपके कोई डिडक्शंस हैं तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म्ड हो गई है। अब आ जाते हैं टोटल डिडक्शंस पर। यहाँ ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि क्या आप कोई डोनेशन क्लेम करना चाहते हैं। डोनेशन है आपका, कोई क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ येस कर सकते हैं। इसके बाद 80C में यहाँ पर अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। अगर आप इसके साथ अग्री करते हैं तो ठीक है, अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो आप यहाँ नो पर क्लिक करके और इसमें अमाउंट एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं पूरा 1,50,000, जो कि हमारा 80C का डिडक्शन है। इसके बाद आता है सेक्शन 80D। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो उसका क्लेम यहाँ पर ले सकते हैं। सेक्शन 80D में अगर आपका कोई क्लेम है तो यहाँ पर यस कर देंगे, और इसके लिए आपको शेड्यूल 80D फिलअप करना होगा। शेड्यूल 80D कैसे फिल करना है वो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अभी यहाँ पर आगे चलते हैं।
इसके बाद 80E है, अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस, इनके अलावा अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उनके कॉलम्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब अगर आपने किसी डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है अंडर सेक्शन 80DD-B, सेक्शन 80DD-B में कुछ क्रिटिकल डिजीजेस स्पेसिफाई की गई हैं, उन्हीं का डिडक्शन यहाँ पर मिलता है। तो अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट आपने करवाया है उसका डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा 80DD है, इसमें भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का ही डिडक्शन मिलता है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 80TT-B, जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स को स्पेशली डिडक्शन मिलता है। इस बॉक्स पर हम टिक लगाएंगे और यहाँ पर हम 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 का मिलता है। अब क्योंकि हमारी एफडी का इंटरेस्ट काफ़ी हाई है तो हम यहाँ पर पूरा 50,000 क्लेम कर सकते हैं। अगर एफडी का इंटरेस्ट कम होता तो कम वाले अमाउंट का हमें डिडक्शन मिलता, विच एवर इज लेस। अब यहाँ पर इसे कंटिन्यू कर देंगे। सेक्शन 80C के डिडक्शंस आ गए हैं 1,50,000। 80D हमें अभी फिलअप करना है। 80DD-B में हमने जो मेडिकल ट्रीटमेंट क्लेम किया उसका अमाउंट आ गया है 1 लाख रुपए का, और 80TT-B में भी यहाँ पर 50,000 रुपए दिख रहे हैं। अब हम सेक्शन 80D का शेड्यूल फिल कर लेते हैं। 80D के लिए हमें यहाँ पर एडिट पे जाना होगा। अब इसमें सबसे पहले है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन, तो यस कर देंगे। यहाँ पर कॉलम्स आ गए हैं सीनियर सिटीजन के लिए। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम यहाँ 25,000 लिख देते हैं जो कि हमारा इंश्योरेंस का पेमेंट है। इसके बाद है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यहाँ पर भी आपको 5,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाता है। और इसके बाद है मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल एक्सपेंडिचर में आप वो अमाउंट डालेंगे जो कि आपका इस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में कवर नहीं हो रहा है, वो वाली डिजीजेस का ट्रीटमेंट जो कि इसमें कवर नहीं हो रहा है। अगर इसमें कवर हो रहा है और आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है उसके लिए, तो फिर वो आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे शेड्यूल को कंफर्म करा देंगे, सेव कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा 80D का अमाउंट भी आ गया है 30,000 रुपये का। इसके बाद हम नीचे इसे कंफर्म कर देंगे। टोटल डिडक्शंस के बाद टैक्स पेड पर आ जाते हैं। टैक्सेस पेड में यहाँ पर जो पेंशन का TDS है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, इसे एक बार चेक करेंगे। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे कि जो अमाउंट यहाँ पर आ रहा है वो हमारे 26A से मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। इसमें बॉक्स में टिक लगाएंगे और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास पेंशन का अमाउंट भी है और TDS का अमाउंट भी है। अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं 26A से तो आप इसे यहाँ पर मैनुअली एडिट कर सकते हैं। हमारे केस में मैच कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। इसके बाद FD के इंटरेस्ट के लिए हम जाएंगे सेकेंड नंबर पर, जो है TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर FD का इंटरेस्ट शो हो रहा है और ये भी हमारे 26A से मैच कर रहा है। ग्रॉस रिसिट्स भी मैच कर रही हैं और टैक्स डिडक्टेड का अमाउंट भी मैच कर रहा है। एक बार यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट पर जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें मैनुअली एंटर करनी पड़ेंगी। यहाँ पर ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन में जाएंगे, यहाँ पर 2020 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखा है TDS क्लेम्ड दिस ईयर। हमें ये क्लेम इस साल चाहिए या हम इसे ब्रॉड फॉरवर्ड करके अगले साल क्लेम करना चाहते हैं। तो हमें इस साल क्लेम चाहिए है, इसलिए हम यहाँ पर इस TDS के अमाउंट को लिख देते हैं 33023। अब इसे सेव कर देंगे और यहाँ पर TDS का अमाउंट ये रिफ्लेक्ट होने लगा। अगर आपके TDS का अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। इसके बाद बाकी यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आप आगे जाकर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। यहाँ पे कॉलम है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बॉक्स आ जाएगा ऐड अनदर का, और यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होगा। अगर आप यहाँ पर डिटेल्स फिलअप नहीं करेंगे और ऐसे ही ITR को फाइल कर देंगे तो वो डिफेक्टिव हो जाए। तो यहाँ पर डिटेल्स फिल करना मत भूलिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं TDS की, इसे कंफर्म कर देंगे और हमारा टैक्स पेड का कॉलम कंफर्म हो चुका है। अब हम आ जाते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी पर, यहाँ पर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें पूरा कंप्यूटेशन दिख रहा है, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, डिडक्शंस हमने कितने क्लेम किए, टोटल इनकम कितनी आई, टैक्स पेबल हमारा कितना बन रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो इंटरेस्ट और सेस लगा के हमारा जो टोटल टैक्स पेबल है वो 85,000 का बन रहा है। इसको कंफर्म कर देते हैं।
अब यहाँ पर हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है या हमारा रिफंड बन रहा है वो हमें इस पेज पर पता नहीं लगता है। जब हम नीचे यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹19,000। आपकी लायबिलिटी बन रही है, यहाँ पर आपको 19,000 का पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इस अमाउंट का पेमेंट करने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स भी फिलअप करनी होंगी ITR में, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा केस भी ले लेते हैं जिसमें कि आपका रिफंड निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पर अपने डिडक्शंस थोड़े से चेंज कर देते हैं जिससे कि हमारा रिफंड का अमाउंट आ जाए, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो अब यहाँ पर हमने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को चेंज कर दिया है, और अमाउंट के कम होने के बाद हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी भी यहाँ पर कम हो गई है। एक बार इसको ओपन कर लेंगे। बाकी कुछ भी हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, सब कुछ वैसे ही है। TDS आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका इंटरेस्ट ऑन FD भी रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी जो। अब यहाँ पर कंप्यूटेशन में आपको दिख जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, इसके बाद टैक्स पेबल टोटल कितना बन रहा है, सेस और इंटरेस्ट सब कुछ मिलाकर टोटल टैक्स बन रहा है 43,000 का। इसको कंफर्म कर देते हैं। और जो हमारा TDS का अमाउंट है 66,000 का, जबकि टैक्स लायबिलिटी हमारी यहाँ पर है 43,000 की। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर रिफंड बनेगा। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाता है, यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ ₹22,000। अब नीचे आएंगे, इसमें कंफर्म करेंगे इसे, यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन मांग रहा है तो आपको बॉक्स में टिक लगाना है और यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा ITR फॉर्म ओपन होकर आ जाता है कि आपने यहाँ पर क्या क्या क्लेम किया हुआ है, क्या क्या डिडक्शंस हैं, क्या आपकी इनकम है। एक बार उसे रीचेक करके आप उसको वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट करने के बाद आपसे ई वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। ई वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आधार, OTP है, DSC है, बैंक EVC है, नेट बैंकिंग है, और इन सब से भी अगर आपकी OTP नहीं आ रही है तो आप बाय पोस्ट भी बेंगलोर सेंड कर सकते हैं। अपने ITR V का प्रिंट आउट निकालिए, उसे साइन करिए और बेंगलोर पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट सिर्फ आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से करना है या फिर स्पीड पोस्ट से करना है, कोरियर से नहीं करना है। बेंगलोर भेजने का एड्रेस आपको ITR V में ही नीचे मिल जाता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।